जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन। दोस्तों, भारत जिस तरीके से आज के दिन वैश्विक परिस्थितियों में डील कर रहा है, डिबेट और डिस्कशंस लगातार चल ही रही हैं, लेकिन भारत सरकार के एफर्ट देख के कई बार मजा सा आ जाता है कि तारीफ करनी पड़ेगी कि अल्टीमेट लेवल की पॉलिसीज हैं और जो पॉलिसीज हैं वो आगे बढ़कर लड़ने की भी हैं। अब यहां ये नया भारत है, घुस के मारेगा एक फिल्मी डायलॉग, वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। पहले आतंकवादी और उनके जो सरमाएदार थे, उनके जो बाप थे, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, उनसे भारत सरकार को डर लगता था और पाकिस्तान सरकार खुलकर ये कहती थी कि भैया ये तो आतंकवादी नहीं, ये तो क्रांतिकारी टाइप के हैं, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। अब भारत सरकार की पॉलिसी इस तरीके से बन चुकी है, ऐसा लग रहा है, हालांकि ये कोई डिक्लेयर्ड पॉलिसी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक हिस्ट्री का टीचर हूं और हिस्ट्री के अंदर हम फुटप्रिंट्स को पहचानते हैं। फुटप्रिंट्स का मतलब ये है कि जो सरकार कर रही है, कई बार देखो सरकारें हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिना बताए या फिर शांत रह के या चोरी छिपे भी कोवर्ट फॉर्म में भी किए जाते हैं। अब ऐसे में अगर सरकार कोई ये काम कर रही है तो हम ऐसे सरकारों के ऐसे काम जो हैं वो फुटप्रिंट्स की फॉर्म में जज किए जाते हैं कि वो किस तरीके से हो रहे हैं या उनका इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके से है। ये सबसे मेन बात है, इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके से है, ये समझिए। भाई आर्टिकल 370 हटाया, कश्मीर मामले को सबसे पहले समझें कि भाई ये जो कश्मीर मामला है, इस कश्मीर मामले में एक खास बात है। कश्मीर मामले में एक तरफ इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए, और ये जो आर्टिकल 370 था इसमें जो मेन काम किया सरकार ने वो यही किया था कि भाई 370 हटाने के पीछे के असलियत में कश्मीर की जो आम जनता थी वो और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो खास कर पुरानी पार्टियां थी, पीडीपी से लेकर यहां, वो सारे लोकल गवर्नमेंट की फॉर्म में मौजूद थे। यहां इस चीज को समझिए, कश्मीर लोकल गवर्नमेंट जो भी कश्मीर की थी, जो वहां की पार्टियां पीडीपी और नैन्सी वगैरह थी वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट। असलियत में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी कश्मीर के लिए बनाए वो पहले यहां से लोकल गवर्नमेंट से होकर जाए और लोकल गवर्नमेंट वाले उस पार्टी को या उस पॉलिसी को आम आदमी तक पहुंचने ही ना दे। अगर मान लिया कोई भी सख्त एक्शन किया जाए तो ये लोग जिस तरीके से बीच में थे, ये गवर्नमेंट के एफर्ट को न्यूट्रलाइज कर देते थे और ग्राउंड लेवल तक किसी भी इंप्रूवमेंट को, किसी भी चेंज को करने ही नहीं देते थे। इसीलिए और इनको प्रोटेक्शन वही धारा 370 की थी। सबसे पहले इनकी ये धारा 370 हटाई गई और जैसे ही 370 हटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर कश्मीर आ गया। नतीजा उसका ये हुआ कि आज के दिन में, अभी अभी 10 दिन होकर आया हूं कश्मीर के अंदर, काफी हालात में बदलाव है। और उससे बड़ी बात, अब तो सेना को हटाने की तैयारी हो चुकी है और सरकार ये डिस्कशन कर रही है कि आज नहीं तो कल सेना को हटा के बॉर्डर्स पर भेजा जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशंस नॉर्मलाइज होंगी वैसे वैसे हालात को देख लिया जाएगा और सेना जो है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कश्मीर में पाकिस्तान फैक्टर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इस पाकिस्तान फैक्टर के अंदर दो फैक्टर्स हैं। एक तरफ पाकिस्तान एज अ कंट्री, अगर हम पाकिस्तान एज अ कंट्री का देखें तो मेरे हिसाब से, या एक जो नॉर्मल असेसमेंट है, कुछ तो भारत सरकार ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मेहनत करी, समझाया और कोशिश करके किसी भी तरीके से पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया कि वहां से पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। लेकिन और इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर सारे के सारे क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असलियत में जब तक इस पाकिस्तान के अंदर
एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाने वाले लोग बैठे होंगे, जब तक इस पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया माइंडसेट वाले लोग बैठे होंगे या वो बॉस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैठे हुए होंगे, बॉस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अगर ये लोग बैठे हुए होंगे तो उसकी साफ बात यह है कि यहां भारत में शांति नहीं आ सकती, भारत में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टेररिस्ट अटैक्स रुक नहीं सकते। तो यहां वो इजराइल वाला फंडा कहो या कोई सा भी फंड, CIA वाला फंडा कहो, मोसाद वाला फंडा कहो, MI6 वाला कहो, KGB वाला कहो, कोई सा भी, जहां जिस पैटर्न पर यूरोपियन कंट्रीज चलती हैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर डिसीजन लिया गया। क्या लिया गया? आजकल आप ध्यान देंगे तो अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वो जो कांधार प्लेन हाईजैक के 2 हाईजैकर्स जो थे उनको कराची में गोली मार दी गई। उसके बाद हाफिज सईद के घर के बाहर बम ब्लास्ट हुआ। हाफिज सईद जो घर में था वो जाके पाकिस्तानी जेल में छिप गया। हाफिज सईद के घर के बाहर बम ब्लास्ट हुआ और हाफिज सईद जाके पाकिस्तान की जेल में जाकर छिप गया। इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक पीर नाम का, मोहम्मद पीर समथिंग, वो मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि वो इंडिया के एंटी इंडिया माइंडसेट वाला, और सीधी सी बात है इंडिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन समथिंग उसका एक वो मतलब हेड था। इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक ऑर्गेनाइजेशन अल सफा, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन, उसका किसी टाइम का चीफ जिसने भारत में बहुत सारे आतंकवादी हमले किए, वो सारे के सारे मारे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भारत सरकार एक डिफेंसिव पॉलिसी में थी, अब भारत सरकार ने पाकिस्तान में ही वो ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करनी शुरू कर दी, पॉसिबली, या पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस अब उन्हीं जो इंडिया के एंटी टेररिस्ट माइंडसेट वाले लोग, मतलब एंटी इंडिया माइंडसेट वाले लोग थे, उन सबको एक एक करके निपटाने की कोशिश की जा रही है। एक एक करके उनको मारा जा रहा है। और आज अभी तक तो भारत सरकार टेंशन में रहती थी कि कहीं कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए। अब ये पाकिस्तान के अंदर बैठे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड हैं वो टेंशन में आए हुए हैं कि उन पर कब हमला हो जाए और कब, अब वो इसे कहते हैं खेल पलट देना। ये खेल पलटा गया है। अभी तक जो काम भारत में बैठे हुए हो रहा था, यानी भारत डिफेंस कर रहा था, अब घुस के मार रहा है, और उसका नतीजा जो है वो हमारे और आपके सामने नजर आ रहा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लिमिटेड कश्मीर के बॉर्डर के कुछ इलाकों को छोड़कर कहीं पर भी एक्टिव होती हुई नजर नहीं आ रही है। बाकी तो दोस्तों समय बताएगा कि, लेकिन रियलिटी यही है कि आज के दिन के हालात जो हैं वो यही कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो घबराई हुई है, और कब उन पर अटैक हो जाए उन्हें खुद ही नहीं पता, क्योंकि उन्हीं के जो आउटफिट वाले लोग हैं वही उन्हीं को ठोक रहे हैं। ये मेन बात है, इसे समझने की जरूरत है। तो दोस्तों आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस होता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।